बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पहले तो ताख़ीर की माज़रत चाहता हूँ क्योंकि मसरूफियात की वजह से मैं दूसरा पार्ट रिकॉर्ड नहीं करवा सका। हियर इट इज़। पार्ट 1 में आप देख सकते हैं कि जिस तरह मैंने फाइल को एक्सेस करवाया था बिल्कुल इसी तरह उसी फाइल को दोबारा मैं एक्सेस कर रहा हूँ। फाइल, ओपन, डेटा, और उसके बाद फिर एक्सेल की फाइल थी, यहाँ से हमने एक्सेल किया था और साथ ही साथ ये डेस्कटॉप पर हमारी वो फाइल मौजूद थी। मैंने ये फाइल रीड करवा ली दोबारा। पार्ट 1 में मैंने डिटेल से बताया है कि किस तरह से इस फाइल को हम कॉल आउट करेंगे। और अब मेन्यू नंबर 3 है जो कि एनालिसिस से रिलेटेड है और डिस्क्रिप्टिव का पार्ट है। तो अब मैं चूंकि मीन, मीडियन, मॉड, कुछ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वगैरह कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो अब मरहला है कुछ ग्राफ्स वगैरह बनाने का। तो मैं जो मेरी अप्रोच है वो ये कि मैं बॉक्स प्लॉट पे जाता हूँ क्योंकि सर जॉन वाइल्डर टुकी जो हैं उनसे मैं काफ़ी मुतासिर हूँ और मैं उनको अपने लेक्चर्स में कोट भी करता रहता हूँ। अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन थे ये और इन्होंने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को मुतारिफ कराया था और यूँ 5 नंबर समरी पर एक प्लॉट बनाया था, एक ग्राफ बनाया था जिसको इन्होंने बॉक्स प्लॉट का नाम दिया था। तो बॉक्स प्लॉट किस तरह से काम करते हैं, बॉक्स प्लॉट किस तरह बनाए जा सकते हैं, इस चीज को मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। और मैं बॉक्स प्लॉट को इस तरह बनाऊंगा कि मैं चाहता हूं कि ये जो एज का वेरिएबल है और साथ में ये जो सेक्स का वेरिएबल है, तो जेंडर वाइज एज के मैं 2 बॉक्स प्लॉट इसी तरह अपने सामने डिस्प्ले कर लूं ताकि मैं एक तकाबुल कंपैरिजन कर सकूं डिस्क्रिप्टिव लेवल के ऊपर कि इनके दरमियान कोई सिग्निफिकेंस है या नहीं है। तो बॉक्स प्लॉट बनाने के लिए यूज किया जाने वाला होगा कुछ यूं होगा। मैंने लास्ट टाइम आपको 2 मेन्यूज बता दिए थे। थर्ड मेन्यू आई एम अबाउट टू टेल यू। मेन्यू नंबर 3 जो है वो है ग्राफ्स, उसके बाद है लेगेसी, डायलॉग्स और उसके बाद है बॉक्स प्लॉट्स। तो ग्राफ नंबर 3, ग्राफ, लेगेसी, डायलॉग्स, बॉक्स प्लॉट, और यही चीज मैं यहां पर आपको बताने लगा हूं। ग्राफ्स, लेगेसी, डायलॉग्स और बॉक्स प्लॉट ये है यहां पर। तो अब यहां पर 2 बातें समझने की हैं। एक तो ये कि जो बात आपको रटने वाली है वो मैं आपको बता देता हूं कि इसको बिना छेड़े, कोई तरतीब बिगाड़े बगैर, ऑप्शंस जिस तरह से सिलेक्टेड हैं एज इट इज सिलेक्टेड रखें और डिफाइन पे चले जाएं। और अगर कोई ये समझना चाहे कि ऐसा क्यों है, हम इसको नहीं चेंज कर रहे, तो याद रखें मैंने सिंपल किया, क्लस्टर्ड क्यों नहीं किया, इसलिए कि मैं एज का बॉक्स प्लॉट जेंडर वाइज बनाना चाह रहा हूं, एज का बॉक्स प्लॉट सेक्स वाइज। अगर मैं उसमें ये भी देखना चाहूं कि सेक्टर क्या है या इंश्योरेंस या डिफॉल्ट कोई है या नहीं है, तो मुझे फिर क्लस्टर्ड की अप्रोच पे जाना पड़ेगा। फिर वो एक साथ 2 बॉक्स प्लॉट बनाएगा। क्योंकि मैं एक क्वांटिटेटिव डेटा को एक क्वालिटेटिव डेटा वाइज ब्रेक कर रहा हूं, लिहाजा मैं सिंपल रखूंगा ऐसे। और दूसरा, समरीज फॉर द ग्रुप ऑफ केसेस, तो ये क्यों सिलेक्ट है, दूसरा सिलेक्ट क्यों नहीं है, समरीज ऑफ सेपरेट वेरिएबल्स। खुद देख लें, आपके अकब में आपको नजर आ रहा होगा कॉलम, ये डेटा जो है सारा, इसमें एज का कॉलम है, एज ऑफ मेल और एज ऑफ फीमेल के 2 कॉलम्स नहीं है, एक ही कॉलम है एज का, विच इज फर्दर कैटेगराइज्ड बाय केसेस। तो इसलिए मैंने समरीज फॉर ग्रुप ऑफ केसेस सिलेक्ट किया। अब यहां से मैं जाऊंगा डिफाइन पे। डिफाइन पे जाने के बाद मैं यहां पर क्वांटिटेटिव वेरिएबल को वेरिएबल में एंटर करूंगा और जो कैटेगोरिकल वेरिएबल है उसको मैं कैटेगरी एक्सेस में डालूंगा। बस इसको आप रिवर्स ना कीजिएगा क्योंकि फिर एरर आएगा। क्वांटिटेटिव वेरिएबल, जिस वेरिएबल को ब्रेक करना है वो वेरिएबल में, जिस वेरिएबल से ब्रेक करना है वो कैटेगरी एक्सेस में। और यूं आफ्टर प्रेसिंग ओके आई कैन सी आउटपुट विंडो हमारी वही वाली डिस्प्ले हुई और डिस्प्ले होने के बाद मैं इसे मैक्सिमाइज कर रहा हूं। थोड़ा सा ये टाइम लेगा और बॉक्स प्लॉट आपके सामने ये प्रेजेंट कर देगा। देखें प्रोसेसिंग चल रही है, केस प्रोसेसिंग समरी में आ गई। फीमेल इसको 11 मिले हैं और मेल इसकी एंट्री इसको 9 मिली हैं। और यूं हमारे सामने ये 2 अदद बॉक्स प्लॉट्स आ गए हैं। इसमें अगर एक आध पॉइंट आपको आउट होता नजर आए तो इसके लिए परेशान मत होइएगा। अकॉर्डिंग टू सर जॉन वाइल्डर टुकी, कोई आउटलायर अगर होता है अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन किसी भी डेटा कैटेगरी के अंदर, तो वो इस तरह से अलग करके उस पॉइंट को दिखा देता है। इसका मतलब ये है कि जो नंबर 1 है वो एक ऐसी फीमेल है जो यंग है, जो आम एल्डरली क्लास से अलग नजर आ रही है। मेल भी यंग है लेकिन इतना यंग नहीं है कि उसको आउटलायर डिक्लेयर कर सके। अगेन आप इन बॉक्स प्लॉट को कॉपी कर सकते हैं किसी वक्त भी
और उसके बाद वो वर्ड में आप पेस्ट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको पार्ट 1 में दिखाया था। अब आप ये देख लें, यहां पर एक बात जो इंटरप्रिटेशन की है, जाहिर है कि मेरी वर्कशॉप दूसरों से थोड़ी सी मुख्तलिफ इस तरह होगी क्योंकि मैं साथ ही साथ रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन भी आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं एक स्टैटिस्टिशियन की नजर से, तो इन बॉक्स प्लॉट्स के दरमियान एवरेजेस का इतना फर्क नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं यहां से लेके चलूं इनके एवरेजेस को, तकरीबन दोनों के एवरेजेस कोई इधर इसके करीब आ रहे हैं। इनके दरमियान कोई 2-2.25 साल का फर्क मैं देख सकता हूं, क्योंकि ग्राफ में मुझे महारत है। बाकी लोग अगर देखेंगे तो कुछ अरसा उनको मशक करनी पड़ेगी, उसके बाद वो भी इस काबिल हो जाएंगे कि देख सकें। क्योंकि इनके दरमियान एज का इतना डिफरेंस नहीं है, ये बॉक्स प्लॉट बिल्कुल ऊंचे नीचे नहीं है। चूंकि इनके दरमियान डिफरेंस नहीं है, लिहाजा मैं कहूंगा सिग्निफिकेंस नहीं है। और जब मैं कहता हूं सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका मतलब रिसर्च के हवाले से कोई खास मवाद हमें नहीं मिला है। आप चाहें तो उसको रिपीट करके दोबारा देख लीजिएगा। जो मैंने कहा रिसर्चेबल चीज हमें नहीं मिली अभी तक, हम चाह रहे हैं कोई रिसर्चेबल चीज मिले, तो इसके लिए मैं दोबारा जाता हूं डेटा पर। अब मैं दोबारा करूं ग्राफ्स, लेगेसी डायलॉग्स, बॉक्स प्लॉट, दोबारा विदाउट चेंजिंग एनीथिंग मैंने डिफाइन किया और इस बार में एज को वापस डेटा पोजीशन पर लाकर यहां से इनकम को सिलेक्ट करने लगा हूं। नाउ आई एम गोइंग टू कंपेयर देयर इनकम, यानी इनकम सेक्स वाइज, मेल्स की इनकम और फीमेल्स की इनकम के दरमियान क्या कोई सिग्निफिकेंस नजर आती है या नहीं। तो जैसे ही मैं इसको ओके करता हूं तो आप देखें फौरी तौर पे ये दूसरा ग्राफ अपेयर हो गया। इनकम के दरमियान हम ये कह सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंस ऑब्जर्व हुई है, कोया ये एक रिसर्चेबल इशू मेरे सामने आ गया। किस तरह से? क्योंकि फीमेल्स की इनकम ना सिर्फ एवरेज में ज्यादा है बल्कि ये डाइवर्सिफाइड भी है। तो डाइवर्सिटी के साथ फीमेल्स ज्यादा इनकम अर्न कर रही हैं और कंसिस्टेंसी के साथ मेल्स जो हैं वो कम इनकम अर्न कर रहे हैं। तो ये यकीनन इसके जो फैक्टर्स होंगे वो हमें निकालने पड़ेंगे। यहां से एक्सप्लोरेशन शुरू हो जाती है कि ऐसे कौन से अवामिल हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इस सैंपल में जो एल्डरली मेल्स हैं वो कंसिस्टेंसी के साथ एक खास सैलरी अर्न कर रहे हैं, लेकिन जो फीमेल्स हैं वो डाइवर्सिटी के साथ ज्यादा सैलरी अर्न कर रही हैं। तो वो फैक्टर्स जो मुझे मिलेंगे, इसी ऑर्गेनाइजेशन में मैं जाऊंगा, इस जगह पे जहां से डेटा मिला है वहां जाके लोगों के इंटरव्यूज करूंगा, तो मुझे समझ में आएगा कि अच्छा ये वो फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से इनके दरमियान सिग्निफिकेंस आ रही है। अब मैं इसी चीज को एक दफा और रिपीट करूंगा सेक्टर वाइज, क्योंकि मुझे एक डाइवर्सिटी इनकम में मिल गई है तो मैंने इनकम को लॉक कर लिया है। अब मैं इस इनकम का इंपैक्ट देखना चाहता हूं सेक्टर्स पे क्या है। तो मैं अगेन जाऊंगा ग्राफ्स, लेगेसी डायलॉग्स, बॉक्स प्लॉट पे विदाउट चेंजिंग एनीथिंग। अगेन यहां से मैंने इनकम को बिल्कुल चेंज नहीं किया है। नाउ इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेक्स एज अ कैटेगरी एक्सेस, आई एम गोइंग टू यूज सेक्टर एज ए कैटेगरी एक्सेस और आफ्टर प्रेसिंग ओके मेरे सामने ये कहानी मजीद खुल गई है थोड़ी सी, क्योंकि मेरे पास इस वक्त जो बैंकिंग सेक्टर आ रहा है उसके अंदर डाइवर्सिटी ऑब्जर्व हो रही है। और चूंकि ये बॉक्स प्लॉट थोड़े से ऊंचे नीचे हैं तो मैं कह रहा हूं एक और रिसर्चेबल बात मेरे सामने आ गई है कि एमएनसीज और टीचिंग कमोबेश एक जैसा एवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं इनकम के तौर पर एल्डरली क्लास को। अदर जो सेक्टर्स हैं वो थोड़ा सा ज्यादा हैं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर जो है वो डाइवर्सिटी के साथ जो वो सैलरीज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर को मैं जाकर ये पूछना पड़ेगा कि ऐसी क्या बात है कि आप लोग डाइवर्सिटी के साथ इनकम पे कर रहे हैं, लोगों को सैलरी पे कर रहे हैं, और बाकी जो सेक्टर्स हैं वो कंसिस्टेंट नजर आ रहे हैं। तो दूसरा रिसर्चेबल इशू सामने आ गया। और प्लस इससे पहले वाले बॉक्स प्लॉट में चूंकि मैं देख चुका था कि फीमेल्स जो हैं उनकी इनकम डाइवर्सिटी वाली है और मेल्स की नहीं है, लिहाजा मैं ये कह सकता हूं कि बैंकिंग सेक्टर डाइवर्सिटी के साथ फीमेल्स को सैलरीज दे रहा है। तो ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसके लिए भी मैं उनसे बातचीत कर सकता हूं। तो ये यहां तक तो बात हो गई डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की। अब मैं आपको ये बताता हूं कि अगर कोई ये देखना चाहे कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अभी हमने बॉक्स प्लॉट वाइज ली थी, जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि फीमेल्स जो है वो एज में और मेल्स की एज में ज्यादा फर्क नहीं है, तो 2 साल 2.5 साल का फर्क, ये मुझे कैसे पता चला। तो आप किसी वक्त भी डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं और स्प्लिट करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि उनकी इंडिविजुअल स्टैटिस्टिक्स क्या कह रही है। तो मैं इस वक्त आपको ऑब्जेक्टिव बता देता हूं। ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं एज की स्टैटिस्टिक्स चाहता हूं, सेक्स वाइज चाहता हूं, यानी फीमेल्स की एवरेज एज अलग आए, मेल्स की अलग आए,
मीडियन एज अलग आए, दोनों के स्टैंडर्ड डिवीजन अलग अलग आए और यूं एक कंपैरिजन करने के फॉर्म में हम आ जाएं, तो डेटा को स्प्लिट करने के लिए यूज किया जाने वाला चौथा मेन्यू लिखें। अमूमन स्टूडेंट्स को मैं इसी तरह कहता हूं कि लिखें, आप भी चाहें तो लिख लें। इसमें जो मेन्यू है यहां पर, ये डेटा का मेन्यू है और डेटा के मेन्यू में आपको जाना है स्प्लिट डेटा। बस ये छोटा सा मेन्यू है, ये मैंने यहां लिख दिया। अब आप जाएं डेटा स्प्लिट, डेटा मैंने वहां लिखा था उसको करेक्ट कर लीजिएगा, स्प्लिट फाइल है, डेटा स्प्लिट फाइल। और जैसे मैं स्प्लिट फाइल करता हूं तो अब आप देखें यहां पर वो कह रहा है कि कोई भी ग्रुप्स क्रिएट ना करें, एनालाइज ऑल केसेस, लेकिन हमें कंपेयर करने हैं ग्रुप्स, लिहाजा मैं इस ऑप्शन को एनालाइज ऑल केसेस से चेंज करके कंपेयर ग्रुप्स के ऊपर ले आऊंगा। जैसे ही कंपेयर ग्रुप्स पे आऊंगा तो ये जो छोटा सा ब्लॉक है, ये जो सेल है, ये एनर्जाइज हो गया। अब ये हमसे पूछ रहा है कि कौन से वेरिएबल के थ्रू आप इस डेटा को स्प्लिट करना चाहते हैं। तो मैं फिलहाल कहता हूं कि मैं सेक्स वाइज इस डेटा को स्प्लिट करना चाह रहा हूं। ये एक ऑप्शन पहले से एनेबल है कि सॉर्ट कर दें, अच्छी बात है, सॉर्ट हो जाए डेटा तो अलग अलग नजर आएंगी वैल्यूज आपको, डेटा वैल्यूज। जैसे मैं ओके करता हूं तो अगेन आप देखें यहां पर तो एक कमांड अपीयर हुई है, स्प्लिट फाइल लेयर्ड बाय सेक्स, ये लिख दिया ना, सॉर्ट केसेस बाय सेक्स। अब मैं देखता हूं डेटा पे क्या इंपैक्ट आया। अब थोड़ी देर पहले आप मेरी वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, थोड़ा सा रिवाइंड करके, तो आप देखिएगा उस वक्त ये डेटा सॉर्टेड नहीं था। इसने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, फीमेल्स पहले मेल्स बाद में। अब ये डेटा में से सॉर्ट हो गया है, बल्कि ये स्प्लिट भी हो चुका है। तो मैंने जो आपको पहला मेन्यू बताया था उसके फौरन बाद एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक फ्रीक्वेंसीज का मेन्यू बताया था, तो इस मेन्यू को हम यूज करेंगे यहां पर, और इस मेन्यू को हम यूज करके ये देखना चाहेंगे कि क्या रिजल्ट्स में कुछ चेंजेस आई हैं या नहीं। एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक फ्रीक्वेंसीज, और यहां पर मैं लिखूंगा एज का वेरिएबल, बाकी सारी चीजें उसी तरह करनी है। स्टैटिस्टिक्स का बटन दबा के पार्ट 1 में मैंने ये प्रेजेंट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। जिन लोगों ने पार्ट 2 से ज्वाइन किया मुझे, वो पार्ट 1 में देख सकते हैं। मैंने 3 स्टैटिस्टिक्स यहां से और 2 यहां से सिलेक्ट की, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस समेत। और इसको कंटिन्यू करने के बाद मैं चाहूं तो चार्ट्स बना सकता हूं, मुझे अभी चार्ट्स की जरूरत नहीं है, डेटा पॉइंट्स मेरे पास इतने नहीं है। तो मैं जैसे ही ओके करूंगा तो आप देखें यहां पर अब जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आ रही है वो फीमेल्स की अलग और मेल्स की अलग। अब आप देखें फीमेल्स का मीन 55.27, मेल्स का मीन 52.78, गोया वही 2-2.5 साल का फर्क, और दोनों की स्क्यूनेस नेगेटिव है, ये भी पता चल रहा है। स्टैंडर्ड डिवीजन का कंपैरिजन हो सकता है। आप चाहें तो अगेन इसको राइट क्लिक करके कॉपी करके अपने ड्राफ्ट में पेस्ट कर दें, अपेंडिक्स बना दें, या आप इनकी स्टैटिस्टिक्स को यहां से रीड आउट करके अपने रिसर्च ड्राफ्ट का हिस्सा बनाएं। लेकिन अब होगा क्या कि जब भी आप ये डेटा ऑब्जर्व करेंगे किसी भी किस्म का, तो ये स्प्लिट फॉर्म में ही देगा। जिस तरह मैं देखूं डेटा, अब मैं एज के साथ साथ इनकम को भी शामिल कर रहा हूं, 2 वेरिएबल, यानी जिस ये बाइवेरिएट एनालिसिस कहलाता है मेडिकल रिसर्च की टर्म में। वैसे बाइवेरिएट और मल्टीवेरिएट के कॉन्सेप्ट तो अलग होते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन में अमूमन कहा जा सकता है कि अगर और वेरिएबल्स भी हो तो आप ले आए तो वो मल्टीवेरिएट एनालिसिस परफॉर्म करेगा। दोबारा ऑप्शन सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये सारे ऑप्शन सिलेक्टेड होते हैं अगर आपका पीसी ऑफ नहीं हुआ है तो, या आपने एसपीएसएस को क्लोज नहीं किया है। अगेन मैं ओके करूंगा। अब आप देखें ये स्टैटिस्टिक्स एज की और इनकम की दोनों की साथ साथ आ रही है। वो हम एज की स्टैटिस्टिक्स पहले देख चुके थे, अब इनकम की स्टैटिस्टिक्स भी एक कंपैरिजन के थ्रू आ रही है। अब ये डेटा तो स्प्लिट हो गया है, अब इस डेटा को दोबारा हम वन पीस कैसे करें, क्योंकि हमें हो सकता है कि हमें स्प्लिट करने की जरूरत पड़े सेक्टर वाइज, या हम चाहें कि डेटा दोबारा से एक ही एनालाइज ऑल केसेस पे आ जाए। तो मैंने आपको जो मेन्यू बताया था वही मेन्यू इसको दुरुस्त कर देगा। मेन्यू चेंज नहीं है, सेम मेन्यू जो मैंने रिक्वायर्ड मेन्यू नंबर 4, यही डेटा को दोबारा मर्ज करने के लिए काम आता है। तो मैं जाऊंगा दोबारा डेटा स्प्लिट फाइल। स्प्लिट फाइल के बाद करना मुझे सिर्फ इतना है कि मैं यहां से रीसेट का बटन दबाऊंगा, उसके बाद सब ऑटोमेटिकली सब कुछ गायब हो गया। ओके मैं प्रेस करूंगा। अब आप ये देखें इन्होंने स्प्लिट फाइल ऑफ का ऑप्शन दे दिया है, इस सॉफ्टवेयर ने बिल्कुल एंड में स्प्लिट फाइल ऑफ का ऑप्शन दे दिया है। डेटा को जाके देखते हैं, डेटा तो वैसे ही सॉर्टेड है, कोई मसला नहीं है, डेटा को सॉर्टेड रहने दें। सारे केसेस एक हो चुके हैं। क्रॉस टेस्ट के लिए आप दोबारा देख लें, एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स,
फ्रीक्वेंसीज, और अब मैं यहाँ दोबारा एज और इनकम यहाँ मौजूद है, वही स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैंने ओके प्रेस किया और यूं आप देखें कि अब जो आपके सामने स्टैटिस्टिक्स आ रही है वो तमाम के तमाम 20 केसेस की आ रही है। डेटा दोबारा से मर्ज हो चुका है। तो उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों ने डिस्क्रिप्टिव के कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा। अब अगले पार्ट के अंदर मैं आपको इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के मुतालिक SPSS का यूजेज है वो बताऊंगा। तो मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।